राजनीति की जब बात की जाती है तो युवा जो है इससे कतराते हैं या फिर यूं कहें कि जब भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो चाहते हैं कि कोई बड़ा अफसर बने। लेकिन आज मैं आपको ऐसे प्रत्याशी से मिलाऊंगा जो पढ़ने लिखने के बाद जब ये कहते हैं कि उनका शुरू से ही ये सपना रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में वो अपना करियर बनाना चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने ग्रेजुएट करने के बाद, स्नातक करने के बाद उन्होंने सीधा जो है वो सामाजिक क्षेत्र में वो प्रवेश करते हैं। और उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में उत्थान होना चाहिए और उत्थान वो जो है वो सामाजिक और उसका राजनीतिक के जरिए जो है वो रास्ता निकलता है। यही वजह है कि उन्होंने ग्रेजुएट करने के बाद वो अपने क्षेत्र में आते हैं, अपने गांव में लौटते हैं और वो अपनी जन सेवा के लिए तैयार रहते हैं और जनसेवा करते हैं। लगभग 10 साल तक सेवा करते हैं और उसके बाद से जो है वो पंचायत चुनाव का हिस्सा होने जा रहे हैं। जी हां, मैं बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 है और इसके एक भावी उम्मीदवार हैं, बिल्कुल युवा हैं और पहली बार जो है पंचायत चुनाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर उनका क्या लक्ष्य है और कैसे वो क्षेत्र का विकास करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं, उस प्रत्याशी से बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका द इंडिया प्लस न्यूज में। पंकज जी, मुझे द इंडिया प्लस न्यूज चैनल पर आमंत्रित करने के लिए आपकी पूरी टीम और आपको हृदय से धन्यवाद। साथ ही सबसे पहले जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के समस्त सम्मानित क्षेत्र वासियों के चरणों में मेरा चरण स्पर्श। और साथ ही पंकज जी, कल हमारे गांव में एक हृदय विदारक घटना घट गई। महादलित टोला वार्ड नंबर 6 में बबलू सदाय के 2 पुत्रों की मिट्टी के धंसना गिरने से मौत हो गई। इसलिए हम शोकाकुल परिवार के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख प्रकट करते हैं। जी, कल आपके इलाके में गोट परसाही है और ये जो है आपके खुटौना प्रखंड अंतर्गत आता है। जाहिर सी बात है वो हरिजन टोला है, आपने उनकी संवेदना व्यक्त की है। लेकिन आप जब मैं हमारी टीम वहां पर गई और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां कल 2 बच्चे जो है दलित समुदाय के 2 बच्चे हैं और उनके 6 साल और 7 साल जो है उन दोनों बच्चों की जो है वो आकस्मिक मौत हो जाती है और एक बड़ी जो है लापरवाही भी है प्रशासन के द्वारा। आप ये बताइए कि वहां आप गए और वहां पर जो, चूंकि हमारी टीम भी वहां गई, आपको मालूम है कि वहां पर जो है एक बड़ा टीला है, वहां पर जो नहर सफाई के बाद वहां जो है एक तरीके से समझिए कि वो गंदगी उनके पास रख दी गई है और लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो रहने की जगह है वो सरकारी जमीन है और जिस तरीके से उनके साथ जो है नहर विभाग के अधिकारी या फिर जो ठेकेदार के द्वारा जो वहां काम किया गया, उससे वो बहुत दयनीय स्थिति में है। कुछ आप उनके लिए कहेंगे क्या? बिल्कुल पंकज जी, नहर की सफाई भी जरूरी थी। किसान के हित में अगर आप देखें तो नहर की सफाई भी जरूरी थी, क्योंकि मिट्टी का थोड़ा सा जमाव ज्यादा हो गया था नहर में। लेकिन मिट्टी की सफाई होने के बाद प्रशासनिक लापरवाही भी थोड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि जहां ये घटना घटी है वहां महादलित टोला है, महादलित की बस्ती है, मुसहर समाज के लोग वहां पे रहते हैं और घर के आगे में ही मिट्टी जमा कर दी गई है विभागीय लोगों के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते भी कल की ये घटना घटी है। अगर इस तरह से मिट्टी अगर जमा नहीं रहती तो हो सकता है कि कल का हादसा इस तरह से टल सकता था, नहीं भी हो सकता था। कल चूंकि आप काफी सक्रिय रहे उस घटना के बाद से, जो है आप जो परिवार है उसके साथ आप लगातार आप बने रहे, और क्या आपकी प्रशासन से बात हुई है? क्या किसी तरह की मुआवजा और इस तरह की लापरवाही के खिलाफ किसी तरह की क्या आपकी बातचीत हुई है प्रशासन के जरिए? घटना के तुरंत बाद एक परिजन ने, परिवार के लोग ने हमें फोन करा, हमें कहा कि इस तरह की घटना घट गई है। मैं तुरंत घटना स्थल पे पहुंचा और तुरंत हम सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किए कि सर ऐसे ऐसे हमारे गांव में एक हादसा हो गया है, 2 बच्चे की मौत हो गई है मिट्टी का धंसना गिरने से। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बोले कि थाना प्रभारी को एक बार आप सूचित कर दीजिए ताकि वो वहां पहुंचेंगे और आगे क्या मुआवजा की किसी तरह की बात हुई है? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बोले हैं कि मुआवजा का भी प्रावधान है इसमें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, बाद में जो भी वो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा, सारा सब कुछ अगर तैयार हो जाएगा तो फिर मृतक के परिवार को ये मुआवजा
मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। ये तो बात रही एक, चूंकि हम इंटरव्यू की शुरुआत जो है एक तरीके से, चूंकि इनके गांव जो है ये गोइद परसाही गांव में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और अभी जो बात हो रही है, ये युवा हैं, 34 वर्षीय हैं, और शंकर गोप के नाम से इनकी इस इलाके में पहचान है। सामाजिक तौर पे जो है लगातार ये कह रहे हैं कि 10 साल से इन्होंने काम किया है, और इस बार जो है पंचायत चुनाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की घटना के बाद संवेदना व्यक्त करना और परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना जो है वो समाज हित में है, और इस तरीके की जो जितनी भी घटना घटती है उसमें जो है खड़ा होकर के उनको प्रशासन के द्वारा मुआवजा दिलाना, क्योंकि इनके क्षेत्र की घटना है तो उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। द इंडिया प्लस न्यूज भी लगातार उसको कवर कर रहा है। आप इस पूरे स्पेशल कवरेज को आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि चूंकि पंचायत चुनाव है और ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 है, अब इनसे हम राजनीति की बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर राजनीति में ही आप क्यों आना चाहते हैं। क्या बात है कि आप जो है 34 साल के युवा हैं, आप जो है, कोई भी पिता या कोई चाहता है कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आप बहुत कम उम्र में जो है राजनीति में आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? सर, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, हमने बचपन में ही सोचा, हमारी हमेशा सोच ये रही कि हमें पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी नहीं करनी है, समाज की सेवा करनी है, जन सेवा करनी है। मुझे समाज सेवक बन के, जन सेवक बन के मुझे लोगों की सेवा करनी है। मुझे दूसरों के लिए जीना है, ना कि अपने लिए जीना है। इसलिए हमने, और बचपन से ही हमारी इच्छा भी रही है, हमारी रुचि भी रही है, सामाजिक क्षेत्रों में हमने ज्यादातर काम किया है, आज भी करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कोई भी सामाजिक कार्य होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी रुचि ही इस क्षेत्र में रही। अच्छा, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि इसलिए लोग राजनीति में आ जाते हैं क्योंकि राजनीति जो है वो एक तरीके से एटीएम मशीन है पैसा कमाने का, रसूख बनाने का। क्योंकि आपको मैं बताऊं, चूंकि आप शंकर गोप है और इस इलाके में जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि बिहार के दूसरे प्रांत में जो लोग इस हमारे वीडियो को देखते हैं, दरअसल मैं बताऊं कि गोप का जो बिरादरी जो है वो यादव समुदाय से आता है, और ये पिछले समुदाय में जो है बिहार का हिस्सा होता है। तो चूंकि आपको मालूम है कि बिहार में जो है एक यादव जो धुरी है वो उसकी एक राजनीति की अपनी धुरी है। तो ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि राजनीति से आपको मालूम है कि एक अलग तरह की सत्ता की जो है सीढ़ी से चढ़ने का जो है आप पंचायत चुनाव के माध्यम से बनना चाहते हैं? आपने कहा सर, राजनीति को लोग आजकल एटीएम मशीन समझ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं ताकि कुछ धन इकट्ठा करे। आपको कहने का मतलब यही हुआ? जी बिल्कुल। जी सर, लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आज हम पहली बार आए हैं, पहली बार हम 2021 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव का। लेकिन सर, मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल से हम समाज की सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ रहित होकर, निस्वार्थ भाव से। मतलब आप 21 साल से ही जो है आप इस क्षेत्र में हैं? पिछले 10 साल से आप कह रहे हैं ना। आज 34 साल की अगर आपकी उम्र है अभी, तो इसका मतलब ये है कि करीब 24 साल से आप इस क्षेत्र में हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा बचपन से ही हमारी सोच रही है पढ़ाई पूरी करने के बाद हम समाज की सेवा करें। तो 10 साल से सर हम अपनी निजी राशि खर्च करके, हम अपने घर से पैसा खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। शादी, विवाह, मरण, हरण, दुख, बीमारी, गरीब गुरबों की सेवा करते आ रहे हैं, हम अपने घर से पैसा खर्च करके। अगर सर हमको पैसा कमाना रहता तो 1 साल अब हम ये करियर की शुरुआत नहीं करते। अच्छा, ये बताइए शंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि घर से, क्योंकि समाज में होता है तो दुख समाज का एक जो है एक तरीके से एक बंधन होता है कि आप किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं, आप उसी के तहत उनसे लोगों से मिलते होंगे। आप ये बताइए कि जब आप इस क्षेत्र में आप आ रहे हैं, ठीक है, आप पंचायत चुनाव में, जिला परिषद में चुनाव लड़ेंगे, आपको मालूम है कि जिला परिषद का क्या महत्व होता है? आपके पास कोई विकास का मॉडल है क्या आपके क्षेत्र में? जो यहाँ के जो वर्तमान जिला परिषद उम्मीदवार है, क्योंकि जो आपका जो इलाका है ये एक तरीके से जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है, बहुत गरीबी है आपके यहाँ, और आपके यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। जिला परिषद का चुनाव, चूंकि आप जो है बिहार के से ताल्लुक रखते हैं, पटना से आपने पढ़ाई की है, आप ये बताइए कि आपके पास विकास का मॉडल क्या है, कैसे इस क्षेत्र का विकास करेंगे? क्योंकि मान लीजिए आप अभी तक घर से लगा रहे हैं, जब आपका दायरा बड़ा होगा तो आपके पास और भी लोग उम्मीद से आएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की उम्मीद कैसे पूरा करेंगे? क्या विकास का मॉडल है आपके पास? सर, सबसे पहले बता दें कि ये हमारा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जी। आपने कहा कि जीतने के बाद हमारा क्या मॉडल होगा यहाँ विकास करने का। सर, हम अगर यहाँ से जीतते हैं, अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है, यहाँ से हम अगर निर्वाचित होते हैं, तो सर हम 5 साल की एक कार्य योजना बनाएंगे या बनाए हुए हैं? अभी सर बना भी रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बना लिए हैं, हम बना भी रहे हैं। दिन रात चिंतन मंथन हम कर रहे हैं इस पर।
कि जीतने के बाद हमें क्या क्या करना है। तो हम सर अगर यहाँ से हम जीतते हैं तो एक भी काम सर बिना रायशुमारी के, बिना जनमत के हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो आप बात कह रहे हैं, ये तो मैं भी पंचायत में घूम रहा हूँ। यहाँ के तो हालात ये हैं कि बैठ के घरों में जो है वो योजनाओं को किसे देना है और वो कागजों पे साइन हो जाता है। जो आप बात कह रहे हैं वो पंचायत, ग्राम पंचायत का मतलब ही यही होता है कि आम लोगों की भागीदारी से जो है वो विकास का मॉडल जो है वो तय हो और कहाँ पर किस चीज की जरूरत हो वो वहां पर तय की जाती है जनता के माध्यम से, जनता से के एक तरीके से उनके उनके विचारों को लेकर के। जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत आदर्श बात है। तो क्या ये आदर्श जो है जिला परिषद बना पाएंगे आप? बिल्कुल बनाएंगे सर। हम यहाँ जीतने के बाद हम अपने मन से सर एक भी काम नहीं करेंगे। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर यहाँ से हम चुने जाते हैं, यहाँ जनता का शासन स्थापित करेंगे हम सर, और एक आदर्श समाज की स्थापना करेंगे हम। अगर हम यहाँ से जीते हैं और अगर यहाँ से जनता हमें जिताती है, तब हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे सर कि जो पिछले 2-4 बार जो भी सदस्य बने हैं यहाँ से जिला परिषद के, उन्होंने जो काम करा है, जो भी काम किया है सर अपने मन से किया है। ऐसा काम सर कोई भी कर सकता है कि सरकार के द्वारा अगर आपको राशि मिलती है, ये राशि कुछ सड़कें बना के, कुछ नाली बना के सर आप अपने मन से खर्च कर डालते हैं और कुछ बचा लेते हैं, पॉकेट में ले लेते हैं। ये काम सर कोई भी कर सकता है। नहीं, आपका इशारा किस तरफ है, मैंने क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा सर कि आपका मॉडल कैसा होगा। नहीं, आपने एक बात कही कि यहाँ जो लगातार 1-2 बार से लोग जीत रहे हैं, कुछ सड़कें बना देते हैं, सरकार कहीं फंड का होता है वो ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपका इशारा क्या है, किसकी तरफ क्या इशारा करना चाह रहे हैं? हम वर्तमान सदस्य के बारे में भी बोल सकते हैं। वर्तमान जिला परिषद सदस्य कौन है अभी वर्तमान में यहाँ से हमारे तजम्मुल हुसैन साहब है। तजम्मुल हुसैन साहब से पहले भी यहाँ पर 2 थे, एक 2 और बन चुके हैं यहाँ से। तो हम सबकी बात कर रहे हैं सर, जो पहले थे उनकी भी बात कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में है उनकी भी बात कर रहे हैं। मैंने आप उनके 5 साल के विकास से संतुष्ट नहीं है? वो विकास नहीं था क्या? नहीं, सर्वांगीण विकास तो नहीं था। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? किसी खास संप्रदाय, खास समुदाय, विशेष इलाका, क्या कहने का मतलब? सर्वांगीण विकास का मतलब सर कि हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। जिला परिषद सदस्य के तौर पे अगर आप निर्वाचित होते हैं सर, जिला परिषद के पद पर हैं, आप जिला कार्यालय में जिलाधिकारी के पास बैठते हैं, आपकी सभा वहां होती है, आपकी बैठक जिला में होती है। आपका काम है कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करके समाज का विकास करना। आपका काम ये नहीं है कि जिला में हम निर्वाचित होने के बाद पहुंच गए और वहां से कुछ योजना बनवा के जो राशि हमें मिली, राशि हम खर्च कर डाले और किसी से राय मशवरा नहीं लिए, किसी की सलाह नहीं लिए, समाज से हम किसी से बातचीत तक नहीं किए कि ये राशि हमको मिली है, कहाँ खर्च करनी है, हमें किसी को हम बताए तक नहीं, तो इसे तो सर्वांगीण विकास हम नहीं कह सकते। ये आपका खुद का विकास है। आपको राशि मिली, आपने अपने अनुसार खर्च किया, ये संतोषजनक बात नहीं हुई। हम संतुष्ट नहीं है। खास करके जनता संतुष्ट है या नहीं है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है लोकतंत्र में। ये क्योंकि सर जनता ही सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है। आने वाला टाइम में जब चुनाव होगा सर, तो जनता ही फैसला देगी, जनता ही फैसला देगी सर। ये बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं कि कई बार जो है चूंकि चुनाव है, आपने इसे एक तरीके से बात को यू टर्न दे दिया। कहीं तजम्मुल हुसैन साहब जो है वो मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब हैं और उनकी जो है आपने विकास की धारा को किसी, ऐसा तो नहीं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत खास सिलेक्टिव लोगों के लिए वो विकास करते हैं? जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। क्योंकि सर माननीय सदस्य के द्वारा अभी समस्त 6 पंचायत में आप जब जाएंगे, जब माननीय सदस्य के द्वारा जो काम करवाया गया है जिस भी योजना के अंतर्गत, आप जब देखेंगे तो अधिकतम प्रतिशत उन्होंने, जब हमारी टीम ने जो वर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं तजम्मुल हुसैन जी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जिस वोटर ने हमें पहले वोट दिया तो उसकी प्राथमिकता बनती है। उन्होंने ये बात कही। सर एक बात बताइए कि अगर हम हिंदू समाज से आते हैं, अगर हिंदू समाज हमें वोट करता है, अगर हम यहाँ से जीत जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या ये नहीं बनता है कि मुसलमान समाज को भी साथ लेके चले? क्योंकि सर आप निर्वाचित होने के बाद, जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद जो आपको वोट करा है, जिन्होंने आपको वोट नहीं भी करा है, आप सबके जनप्रतिनिधि हैं, आपको सबको साथ लेकर चलना। उन्होंने कहा कि वो उनकी प्राथमिकता बनती है कि जिन्होंने हमें पहले वोट किया। ये तो फिर सर गलत है। ये तो फिर जातिवादी व्यवस्था फिर आप समाज में स्थापित करना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं। ये तो फिर गलत है। फिर समाज सर गलत दिशा की तरफ जाएगा। फिर ये विकसित समाज का भी नहीं बन पाएगा। जो आप जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए संप्रदाय विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, अगड़ा पिछड़ा, वो आपके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा? हमारे लिए सर जात पात मैंने रखता ही नहीं है। क्योंकि सर जात पात पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं जमात पे विश्वास करता हूँ।
अच्छा, ये बताइए कि आप, चूंकि आप राजनीति में पहली बार आप आ रहे हैं, एक तरीके से ये ग्राम पंचायत का जो है त्रिस्तरीय मॉडल होता है, जिसमें जिला परिषद सबसे बड़ा होता है। इसको एक तरीके से मिनी विधायक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 पंचायत आपके अंतर्गत आते हैं। आपको मालूम है कि चूंकि आप लड़ रहे हैं, तो आपके अंदर कौन कौन से पंचायत हैं? जी, पंचायत के अंदर कौन कौन से हैं, गाँव है, पंचायत है? जी, पहले मैं पंचायत बता दूं। अभी ये मेरा गृह पंचायत है, परसाही पश्चिमी। बगल में परसाही पूर्वी, बगल में फिर है चतुर्भुज पिपराही, फिर है वासुदेवपुर, फिर है मझौरा और फिर अंत में है झांझपट्टी आसा। ये सारे सर 6 पंचायत है जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के अंतर्गत आता है। ये 6 पंचायत। गांव सर बहुत है, बहुत सारे गांव जी, 90 वार्ड है, 85-90 वार्ड भी है। तो क्या आप सबसे संवाद स्थापित कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं सर, ये जब कोरोना काल, जब ये जब दूसरी लहर आई थी सर, दूसरी लहर से पहले सर जनवरी फरवरी माह में सर हमने लगातार सर 30 दिन तक जनसंवाद और जनसंपर्क का कार्यक्रम चलाया था और सर डोर टू डोर कैंपेन करा था हमने। और 6 पंचायत में सर लगभग में इक्का दुक्का अगर परिवार कोई अगर गलती से अगर छूट गया सर, नहीं तो हमें नहीं लगता है कि सबसे हम संपर्क नहीं कर पाए या संवाद हम नहीं कर पाए। हमने सबसे सब जनसंवाद करा, सबसे जनसंपर्क करा। 1-1.25 महीना के बाद कोरोना काल शुरू हो गया सर। उसके बाद सर अभी तक हम सबसे संपर्क नहीं किए। पुनः सर हम फिर जनता माली के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, लोग, आपकी जनता ये कहती है कि चूंकि आपके पिताजी 2001 में पंचायत चुनाव का हिस्सा रहे थे, वो जिला परिषद में खड़े हुए थे, तो आप अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप इस राजनीति में आ रहे हैं बहुत कम उम्र में। ये भी है सर, बचपन से भी हमारी सोच रही है कि हम समाज की सेवा करें और आप ये भी कह सकते हैं कि विरासत में ही हमारी राजनीति हमारे कैसे है आपकी विरासत में, किस तरीके से, कुछ जानकारी अपने क्षेत्र के लोगों को बताइए कि चूंकि आपके बारे में एक तरीके से जब राजनीति में जा रहे हैं तो आपका जो है एक तरीके से किताब, खुली किताब होनी चाहिए। तो कैसे आपके पिताजी राजनीति में रहे, सामाजिक जीवन में रहे हैं, आप अपने जितने भी लोग हैं उनके बारे में बताइए। सर हमारे पिताजी इस इलाके में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री अमरेंद्र प्रसाद गोहित, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं सर। और वो 74 के आंदोलन में सर, वो जब जेपी आंदोलन हुआ था सर, 77 में जो जेपी आंदोलन हुआ, 74 में सर जब जेपी आंदोलन हुआ था, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ जेपी आंदोलन में हमारे पिताजी भाग लिए थे। और सर जेपी आंदोलन में भाग लेने के बाद सर लालू यादव और हमारे पिताजी दोनों साथ साथ जेल भी काटे, 1 साल मीसा एक्ट के तहत सर हमारे पिताजी। अच्छा, वो जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं आपके पिताजी और लालू जी के सहयोगी भी रहे आंदोलन? काफी करीबी सर। 74 आंदोलन के बाद जब हमारे पिताजी को जेल हुई थी, उसके बाद जेल होने, जब वो जेल से बाहर आए थे, जब पहली बार लालू यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो हमारे लालू यादव के समय से ही हमारे पिताजी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और 2001 में आके हमारे पिताजी पंचायत का चुनाव लड़े और मामूली वोट से दूसरा स्थान मिला। 106 वोट से हमारे पिताजी हार गए चुनाव। अच्छा, सुनने में ये भी आता है क्षेत्र में कि जब जेपी आंदोलन के बाद जो है लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं तो वो आपको पिताजी को याद करते हैं, क्या किस्सा जी है? सर, मैं तो वहां पे नहीं था सर, कार्यक्रम स्थल पर। हमने भी एक बार सुना है सर कि आज से 15-20 साल पहले जब लालू जी एक सभा को संबोधित करने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए खुटौना आए हुए थे, तो वो मंच के माध्यम से वो बोले थे कि एक हमारे साथी है आपके ही क्षेत्र के अमरेंद्र गोहित, वो यहाँ पर हैं क्या? लालू जी बोले वो हमारे साथी हैं। तो शायद कोई बोले कि जहाँ है, तो हमारे पिताजी को वो फिर मंच पे आमंत्रित किए लालू जी, और मंच पे बुला के सम्मानित किए। फिर वो साथ में किसी और दूसरी सभा में लेके गए। ये तो एक बड़ी उपलब्धि हो गई कि किसी, माने आप समझिए कि जेपी आंदोलन बिहार की राजनीतिक और सामाजिक जो है परिदृश्य को बदलने में एक बड़ी जो है उसका एक अहम, माने जो है वो एक परिवर्तन लाने में बड़ा एक अहम रोल है जेपी आंदोलन का। उसमें लालू जी एक बड़ी कड़ी के तौर पे है, इसके वजह से ही जो है वो यहाँ पे जो है एक पूरा बिहार की राजनीति बदल जाती है। और आपके पिता अगर उनके जेपी आंदोलन के सहयोगी होती हैं और लालू प्रसाद यादव जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके अगर वो सहयोगी के तौर पे होते हैं, तो एक तरीके से आपके लिए एक बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार हो जाती है। जी, वो तो है ही सर। हमने कहा कि विरासत में हमें हमारे पिताजी पॉलिटिशियन रहे हैं, तो राजनीति का तो हमको फायदा मिलेगा ही। लेकिन सर पिताजी की एक अलग पहचान थी, हम अपनी पहचान सर समाज में स्थापित करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके जो आपका गोइट वंश है या गोत जो परिवार है, उसकी पहचान जो है वो आपसे हो? जी,
वैसे सर गोइत वंश के बारे में मैं बता दूं, हमारे ही गांव के सर सबसे पहले एक हमारे दादाजी थे कुलदीप गोइत, हमारे गोइत वंश के आन बान शान वो, और यहाँ से सर 1900 विधायक बने थे 1977 में सर, पहली बार यहाँ से लौका लौकी विधानसभा से विधायक बने। तो जेपी जो है आंदोलन के बाद जो है वहां पे तो एक तरीके से एंटी कांग्रेस लहर थी। एंटी कांग्रेस लहर में सर जब पूरे बिहार में कांग्रेस की हार रही थी, इकलौती सीट मिली थी कांग्रेस को लौका लौकी विधानसभा, और यहाँ से जीते थे हमारे स्वर्गीय श्री कुलदेव गोइत। और उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था और उन्होंने माना भी था कि जिस तरह से बुरी हार हुई है कांग्रेस की पूरे बिहार में, और उसके बावजूद यहाँ से श्री कुलदेव गोइत जी जीते हैं, वो प्रशंसा किए थे, सराहना की। माने उन्होंने जो एक तरीके से कांग्रेस की लाज बचाई थी बिहार। जी जी जी, हमारे ये दादाजी जी एक उपलब्धि है। तो एक तरीके से गोइत वंश में कांग्रेस और कांग्रेस के बाद फिर आरजेडी जो है, और आप जो है अभी चूंकि पंचायत चुनाव है तो जो जानकारी हमारी टीम को इकट्ठा हो पाई है, आप जो है वो अभी जो यहाँ के सांसद हैं रामप्रीत मंडल, आरपी मंडल, उनके आप सांसद प्रतिनिधि भी आप रहे हैं। तो चूंकि पंचायत चुनाव की वजह से जो है अभी ये जो है पद जो है एक तरीके से अभी इसको खाली है, इसको गौन किया गया है। आप ये बताइए कि कांग्रेस के बाद आरजेडी आपके पिता में और आपकी राजनीतिक विरासत जेडीयू में है, ये कैसे मैंने समझिए कि राजनीतिक विरासत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जा रही है? सर सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना विचार होता है। ये नहीं मैंने रखता है कि कौन जदयू में है, कौन पिताजी कहाँ है, माताजी कहाँ है और बेटा कहाँ है। अगर सर आप मुझसे पूछिएगा तो एक हम आपको उदाहरण स्वरूप बोलना चाहेंगे, रंजीता रंजन को देख लीजिए, कांग्रेस में है। पप्पू यादव जी को देख लीजिए, जन अधिकार पार्टी में है। इस तरह से ढेरों आपको सर उदाहरण मिल जाएंगे। तो ये कोई सर नई बात नहीं है। और एक बात और सर बताना चाहेंगे कि हमारे दादाजी जब विधायक बने यहाँ से श्री कुलदेव गोइत जी सर, जो हमारे गोइत वंश के आन बान शान थे, वो तो हमारे पिताजी भी सर अपनी राजनीति की जब शुरुआत तो हमारे दादी की छत्र छाया में रह के ही सर, श्री कुलदेव गोइत जी के छत्र छाया में रह कर। तो वो कांग्रेस की करते थे और आपके पिताजी जो है आरजेडी की करते? नहीं सर, उस समय आरजेडी, उस समय तो सर जनता दल था ना, उस समय सर राजद की पार्टी नहीं थी सर, वो तो बाद में बनी। अच्छा ये बताइए, एक परिवार की बात है, चूंकि आप जदयू के जो है सांसद प्रतिनिधि हो गया, सांसद जी के आप हो गए, ठीक है, और पिताजी आरजेडी के लालू जी के कट्टर समर्थक रहे होंगे, तो घर में कभी तो होता होगा, चूंकि आरजेडी और जेडीयू के बीच में आपको मालूम है एक बार बीच में गठबंधन रहा, फिर अलग अलग हो गए, तो आपस में कभी ऐसा तो कहते होंगे पिताजी, अरे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसी कोई चर्चा होती है क्या? सर इस तरह से कभी हम लोगों के बीच में सर बातचीत हमारे पिताजी और हमारे बीच में नहीं हुई है। ना ही पिताजी हमको कभी बोले कि कहाँ प्रचार कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ना कभी हम अपने पिताजी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वो राजद के लिए हैं, राजद पार्टी में आज से नहीं बहुत पहले से है, और मैं जदयू में हूँ। आपने कहा सर जदयू में कैसे हम जुड़े, तो सर जदयू में हम यहाँ के माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के माध्यम से जुड़े, और रामप्रीत मंडल जी के संपर्क में सर हम जब वो पहली बार यहाँ से प्रमुख बने सर खटौना प्रखंड के, तो सर प्रमुख सर जब वो बने तो हमारे पिताजी का भी काफी योगदान रहा उनको प्रमुख बनाने में सर, साथ दिए थे हमारे प्रमुख सांसद जी को, ये लोग सारे चतुर्भुज के पूर्व मुखिया श्री ओम प्रकाश माझी जी सब, ये लोग सारे उनके साथ में थे। तो सर हमारा भी संपर्क माननीय सांसद जी का प्रमुख के काल से ही रहा, तो इसीलिए सर बाद में जब वो एमपी का चुनाव लड़े और नजदीकी बढ़ गई, करीबी बढ़ गई हमारी, फिर हम माननीय सांसद जी के साथ हो गए। चलिए ये तो एक नई जानकारी हुई कि आपके क्षेत्र के लोग आपको जानेंगे कि कैसे आपकी जो है राजनीतिक विरासत को आप संभाल रहे हैं। अब ये बताइए कि चूंकि आपका मुकाबला जो है किसी सामान्य जो है, यहाँ पर जो जानकारी हमारे पास है, तजम्मुल हुसैन जो है यहाँ के जो है अभी वर्तमान यहाँ के जिला परिषद उम्मीदवार जो है वो जिला परिषद भी हैं और भावी प्रत्याशी भी। हमारी टीम भी उनसे मुलाकात की और वो कहते हैं कि वो उनकी तैयारी बहुत मजबूत। और आप ये देखिए कि यहाँ पर एक जो 3 धुरी काम करता है, मैं जो हमारे क्षेत्र में देख रहा हूँ, एक जो धुरी है वो यादव धुरी है, एक जो है वो मुसलमानों की धुरी माने एक क्षेत्र गुट है, और एक जो है पचफोरना का गुट यहाँ पर जो है एक तरीके से 3 गुट यहाँ के पंचायत चुनाव में काम करता है। क्योंकि ये जो है आप विधायक तब सांसद का चुनाव होता है वो अलग धुरी हो जाता है, लेकिन देखिए ये पंचायत चुनाव में 3 धुरी काम कर रहा है। और ऐसे में आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किससे है, आपकी तैयारी कितनी है, क्या कहेंगे आप? हमारी तैयारी सर जमीनी स्तर पर बहुत बढ़िया है। हम सबसे अभी भी अगर हम शारीरिक रूप से संपर्क नहीं बना पा रहे हैं तो फोन से हम 6 पंचायत में जो भी हमारे संपर्क में है, जो नहीं भी है, सबका कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करके हम सबसे संपर्क में रहते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, यादव वोट को संभाल के रखना या फिर आपको लगता है कि मुसलमान वोट को संभाल? सर मैं आपको बता दूं, मेरे लिए किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। आपने कहा किसके साथ मुकाबला है, मेरा
किसी से मुकाबला नहीं है। मैं अहंकार में ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मुझे हिंदू, मुसलमान, यादव, जात पात, ये शब्द का जो आपने प्रयोग करा सर, ये सब मेरे जहन में भी नहीं है। आपको मालूम है पंचायत चुनाव में जाति और संप्रदाय जो है बहुत बढ़ चढ़ कर बोलता है, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे आप? होता होगा सर, लेकिन मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि इस तरह की बात पे हम फोकस करें या केंद्रित करें सर, क्योंकि हमको इतना मालूम है सर कि यहाँ की जनता हमें प्यार करती है। गोलबंदी तो होगी ना? होगी तो सर तब देखा जाएगा, लेकिन सर हमको इतना साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल सर, चुनाव के मैदान में जा रहे हैं सर, तो कोई कोर कसर तो छोड़ेंगे नहीं। और सर मेरी मजबूती अगर सबसे ज्यादा अगर आप पूछेंगे कि क्या है, तो जन समर्थन है सर। जन समर्थन। एक बात बताइए कि चूंकि मैंने आपके जो यहाँ पे जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 है, चूंकि अब हम अपने समाप्ति इंटरव्यू की समाप्ति की तरफ, इसमें मैंने देखा है कि हर जो पंचायत है वहां पे एक तरीके से वहां के जो वोटर खड़े होते हैं उसके पीछे गोलबंदी हो जाती है, और यही वजह है कि जो विकास का जो डेवलपमेंट होता है, जो मॉडल होता है, वो अपने वोटर के हिसाब से हो जाता है। आपको क्या हर पंचायत से लोगों का समर्थन मिल रहा है, हर धर्म हर जाति, अगर आप पिछड़ा जितना भी है, चाहे दलित समुदाय, या फिर जो है आपका फोकस जो है बहुत लिमिटेड अपने पंचायत की तरफ? मुझे हर धर्म मजहब का वोट मिलने जा रहा है सर, हर समाज का वोट मिलने जा रहा है, हर समुदाय का वोट मिलने जा रहा है। धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, जात पात के बारे में बोलने के लिए, सोचने के लिए हमारे पास समय का बहुत अभाव है सर, हम बात नहीं कर सकते हैं। इतना ही समझिए सर, हमारा लक्ष्य है सर्व समाज की सेवा करना। सर्व समाज का मतलब सारे समाज। अच्छा, एक चीज जो मैंने घूमा है, मैं देख रहा हूं कि यहाँ दो बातें हैं। कई बार जो लोग जो है, चूंकि यादव जो है, आपको छवि की बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सोच की बात मैं कह रहा हूँ, जो यादव जो बिरादरी है, आप कह रहे हैं कि अच्छी सोच को लेकर के आप जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि बहुत बिरादरी ऐसी है कि वो कई बार जो है दबंग के तौर पे आपकी एक छवि है क्षेत्र में, और कई बार जो है इसको लेकर के जो है दूसरी जातियां जो है आप उनको जो है कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है जो उस छवि को तोड़ने की कोशिश करेंगे क्या आप? सर ऐसी दबंगता वाली किसी तो कोई बात नहीं है सर, और ना ही हमारी छवि है इस तरह की। हमारी छवि सर एक सच्चे सेवक की है, और हम सेवक वाली छवि लेके ही मैदान में उतरे हैं, सेवक वाली छवि लेके। आपके ऊपर किसी तरह का कोई ऐसा मामला जो लगता है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड है ऐसा? आज तक सर हमारे चरित्र पर किसी तरह का दाग नहीं लगा है, ना केस, ना मुकदमा, ना मैं नशा करता हूँ, कोई भी गलत हरकत नहीं, कोई भी गलत आदत नहीं, मुझसे सभी परिचित है। आपने कहा 6 पंचायत का जो मैंने अभी आपको बताया है नाम, सब हमसे लगभग अधिकतम प्रतिशत लोग परिचित हैं। मुझे अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा कि आपके ही क्षेत्र से कई युवा सामने आ रहे हैं, इस पर नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि युवा राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं, और जितना युवा राजनीति में जो है आएंगे तो एक तरीके से नई सोच के साथ नए बदलाव को जो है एक नई विचारधारा जन्म लेगी यहाँ की राजनीति में, एक अच्छे संकेत है। ये बताइए कि बहुत सारे युवा आ रहे हैं आपके ही अलग अलग, आपके ही इस पूरे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में, क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं आप? ये तो सर बढ़िया बात है सर कि अगर युवा राजनीति में कदम रख रहे हैं, अगर युवा समाज में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि सर युवा जब संगठित हो जाता है तो समाज में सर परिवर्तन हर हाल में हो, क्योंकि युवा सर ऊर्जावान होता है। और यहाँ की जनता जनार्दन से भी हम आपके द इंडिया प्लस न्यूज चैनल के माध्यम से अपील भी कर कि आपने सबको जिताया, एक बार युवा को भी मौका दीजिए। हर वर्ग को आपने जिताया है, 40 से प्लस वाले को आपने 2-4 बार मौका दिया है, 45-50 वाले सब, एक बार युवा को जिताइए, युवा को भी प्रतिनिधित्व करने का एक बार मौका दीजिए। यहाँ से हम ये अपील करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं हम समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों से। चलिए, अब कुछ और कहना चाहेंगे जो मैं नहीं पूछ पाया और जो आप नहीं बता पाए, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या सर, और विशेष कहेंगे हम, आप जो और पूछना चाहते हैं सर पूछ सकते हैं, तो हम जवाब देंगे सर जी। चलिए, ये जो है शंकर गोप जी हैं, और आपको मैं बताऊं कि एक अच्छी बात मैं और आपको जानकारी दे दूं जो ये नहीं बता पाए। इनके जो पिता हैं, इनके पिता जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, और इसकी एक अच्छी बात यह है कि जेपी आंदोलन के समय में आपको मालूम है कि बिहार सरकार की तरफ से उनको पेंशन भी मिलता है, और आपको मैं बताऊं कि बिहार की राजनीतिक और सामाजिक धुरी को बदलने का काम जो है जेपी आंदोलन ने किया था। इस जेपी आंदोलन की वजह से ही आपको मैं ये भी जानकारी, जितने भी दर्शक हैं ये जानते भी हैं, और जो बाहर के हैं वो जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक और सामाजिक धारा बदल गई थी, और यहाँ पर जो है एक तरीके से सामाजिक न्याय की जो है जमीन मजबूत हुई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछड़े हुए थे, जिनका विकास में हिस्सेदारी कम था, उन्हें जो है आगे बढ़ने का मौका मिला। बाकी आप सब जानते हैं बिहार के लोगों के बारे में, कहा जाता है कि बिहार के लोग राजनीतिक तौर पे बड़ी बहुत परिपक्व होते हैं। ये तो पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि कितनी परिपक्वता जो है वो यहाँ के वोटर ने निभाई है। बाकी मैं हमेशा एक अपील, जितने भी दर्शक होते हैं पंचायत चुनाव में जो वोट डालेंगे, मैं ये जरूर कहता हूं कि आप जरूर जो है ऐसे प्रत्याशी को जरूर चुने जो अगले साल आपके 5 साल में
आपके सुख में भले ही साथ ना हो, लेकिन आपके दुख में साथ हो। और तमाम जो ग्राम पंचायत के लिए जो जितनी भी योजनाएं आती हैं, जो आपके विकास हो सके, वो आपके द्वार तक पहुंचे। उनके आपको जीतने के बाद आपको प्रतिनिधि के द्वार तक बार बार आपको चप्पल ना घिसना पड़े, ये जरूर वैसे प्रत्याशियों को जरूर चुनिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आप अपना वोट पैसे के दम पे और शराब के दम पर बेच देंगे, तो अगली बार आप जब किसी काम के लिए उसी प्रतिनिधि के पास जाएंगे, तो वो आपको 10 बार आपको चप्पल खींचना पड़ेगा। ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बात ही जो है आपको आपके वोट के अधिकारों के बदले जब आप अपना वोट बेच देते हैं, तो यही वजह है कि प्रतिनिधित्व आपका नहीं चुनते। क्योंकि जब उनका पैसा खर्चा होता है चुनाव में, तो वो पैसा कमाने की सोचते हैं। तो आप अगले 5 साल का सोचिएगा। बाकी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, तय आपको करना है। हम इसी तरह का आपको और भी जो नए क्षेत्र में नए जो प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, उनसे मुलाकात कराएंगे, उनके विचार जानेंगे कि वो जनता के बारे में, पंचायत चुनाव के बारे में और इस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, वो नए जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप जरूर लिखिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो 7011538888 को जरूर हम पे संपर्क कीजिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो शंकर जी गोप जी ने हमें बताई कि द इंडिया प्लस न्यूज के नाम पर कोई से मिलता जुलता कोई फर्जीवाड़ा कोई कर रहा है और कोई कॉल कर रहा है, तो हम आपसे एक सावधान करना चाहते हैं आपको कि आप पास इस तरह का कोई कॉल आता है तो आप हमारे दिए गए ऑफिस के नंबर पर संपर्क कीजिए, और उसके बाद ही जो है आप इस फर्जीवाड़े से आप बच सकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आप